हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। पीरियोडिक टेबल में चैप्टर 3 क्लास 11 आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले सारे बच्चे नोट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होती है और हर एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग अलग क्यों होती है, ग्रुप में और पीरियड में जाने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या फर्क पड़ता है। इन सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, अच्छा, जैसे नाम से दिख रहा है बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी का मतलब तो होता है एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, टू रिसीव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ठीक, तो अब हुआ क्या बच्चों कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो भी एनर्जी चेंजेस होता है उस एनर्जी चेंजेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और बच्चों एनर्जी चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझिए बात को, है ना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, देखो सपोज मेरे पास है कोई एटम X और वो अपनी गैसेस स्टेट में है और इस एटम को आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जब आप एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एनायन। ये तो हुआ ना, और ये था हमारा न्यूट्रल एटम। क्लियर। अच्छा, यहां पर बच्चों क्या होगा, इधर एनर्जी चेंज। अच्छा, एनर्जी चेंज को हम बच्चों लिखते हैं डेल्टा एच। जब भी एंथैल्पी की बात आती है तो उसके लिए सिंबल यूज होता है डेल्टा एच। एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज, आप जो भी बोलना चाहो। ठीक है, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो क्या बनी, द मिनिमम amount of change in enthalpy when an atom gain an extra electron। बस ये हुई कि वो एनर्जी की अमाउंट, जब एक एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एनर्जी की अमाउंट को, एनर्जी अमाउंट जो भी चेंज होती है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बच्चों हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा EgH। ये डेल्टा EgH, ठीक है बच्चों, डेल्टा EgH से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक, अब बात करते हैं एनर्जी चेंज कितने टाइप का हो सकता है। तो बच्चों एनर्जी चेंज जो है, एनर्जी चेंज दो टाइप का हो सकता है। व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड यानी एनर्जी बाहर निकल रही है, और दूसरा हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना। दो ही कंडीशन हो सकती है एनर्जी चेंज में, एनर्जी या तो रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब बच्चों किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। मालूम है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक। करेक्ट, तो समझ में बात आ गई, या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो इंडोथर्मिक होगा। अच्छा, एक्सोथर्मिक होगा तो बच्चों डेल्टा EgH की वैल्यू क्या होगी, माइनस। ध्यान रखना, इसको हम जो है माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं अगर एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होती है तो। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो हम डेल्टा EgH को क्या करेंगे, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सपोज किसी रिएक्शन में कुछ अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है तो हम लिखेंगे बच्चों
डेल्टा EgH इक्वल टू -71 किलो जूल पर मोल, ऐसा है ना। तो समझ जाना चाहिए कि डेल्टा EgH की वैल्यू अगर माइनस है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर बच्चों किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा EgH इक्वल टू +71 किलो जूल पर मोल। बस केवल लिखने का तरीका है, डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सारे एटम के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, सब एटम के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होती। कुछ एटम ऐसे हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है और कुछ एटम ऐसा है जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बच्चों, तो नोट करो जरा फटाफट। तो समझ गए बात आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है और किस तरह से हम उनके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको नोट करनी है कि जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटम है, मोस्ट ऑफ एटम में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, ध्यान रखें, है ना। मोस्ट ऑफ एटम्स यानी ज्यादातर एटम्स में जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा EgH की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। कुछ एटम ऐसे हैं जिनमें डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सम एटम्स। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एटम्स हैविंग एक्सोथर्मिक इन विच द डेल्टा EgH वैल्यू विल बी माइनस होगा साइन। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केस में नेगेटिव होती है, इसीलिए जो है डेल्टा EgH की वैल्यू एक्सोथर्मिक होगी। समझ में बात आ गई। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हो क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को हम क्वांटाइज कर रहे हैं, हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। एनर्जी जितनी निकलेगी वो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या कुछ एटम में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों केस में पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। समझ में बात आ गई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो, है ना। अच्छा, सपोज मान लीजिए हमारे पास है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी डेल्टा EgH वो होगी -141 किलो जूल पर मोल। देखो माइनस, इस माइनस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो रिलीज्ड एनर्जी, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अगर फ्लोरीन की बात करें हम, तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर जो डेल्टा EgH की वैल्यू होगी ऑल्सो नेगेटिव। तो बच्चों ये होती है 329 होती है, हाँ 328 किलो जूल पर मोल। यहां पर भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि माइनस है ना, समझ जाना चाहिए आप सिंबल से आपको कि डेल्टा EgH क्या है, माइनस है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, तो बच्चों जिस की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मोर नेगेटिव द डेल्टा EgH, मोर नेगेटिव द डेल्टा EgH, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ध्यान रखें, है ना। तो कम एनर्जी रिलीज हुई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, कैसे पता चलेगा, डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितनी है। अगर ज्यादा वैल्यू है इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कम वैल्यू है इसका मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस मोर एनर्जी रिलीज, लेस नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस एनर्जी रिलीज। लिख लो ऐसे, है ना। देखो, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। यहां पे
लेस नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज। तो हमने कंपैरिजन कर लिया ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। दोनों एटम में आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो कौन ज्यादा एनर्जी को निकालेगा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। तो बस इसी तरह आपको ध्यान रखना है, अगर दो एटम आपको कंपेयर करने हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी या ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? किसकी होगी? जो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। अब बच्चों कुछ एटम ऐसे हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन को आप अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो नाइट्रोजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो डेल्टा EgH है वो बच्चों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 71, 71 ही होता है इसमें, 71 नहीं, सॉरी 31 किलो जूल पर मोल इतनी होती है। तो नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नाइट्रोजन एनायन बनाता है तो डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब बच्चों एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि सिंबल देकर इस तरह है। ठीक है। तो कुछ ही एटम ऐसे होते हैं जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ एटम में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, समझ में बात आ गई? अच्छा, तो बच्चों ये था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कैसे होती है, नेगेटिव कैसे होती है, मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा होगा, उसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हेडिंग लगाएंगे सारे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, उसी एटम को आप दूसरा देते हो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, उसी एटम को तीसरा देते हो। तो बोलने का मतलब यह क्या है कि एक एटम को आप लगातार इलेक्ट्रॉन देते जाते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एटम वन बाय वन, सिंपल सी बात है। तो एक एक करके आप उस एटम को इलेक्ट्रॉन देते जाओगे तो हम उसको बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पहला दोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड दोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन माइनस, और यहां पे डेल्टा EgH की वैल्यू कितनी थी? -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, अब आप इस ऑक्सीजन माइनस को दोबारा एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, है ना, ऑक्सीजन माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये ऑक्सीजन माइनस माइनस हो जाएगा। और बच्चों देखो, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये कितनी पॉजिटिव होती है? 780 किलो जूल पर मोल। ये देखिए, समझिए। अच्छा देखो, यहां पर मैंने लिखा H1 और यहां पर लिखा H2। H1 का मतलब होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और H2 का मतलब होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एटम एक ही है, पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस तरह आ सकती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और एनायन बनाता है तो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ क्या होती है? नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमने ले लिया, लेकिन बच्चों उसी एटम को अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन और दोगे तो हमेशा उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ऑलवेज। तो ये नोट करो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी ऑलवेज, क्या लिख रहा हूं मैं,
ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए, ये नोट करना आप। द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, सॉरी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। उसका रीजन क्या देखो, जब बच्चों हम किसी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से आपने दे दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप देने की कोशिश करते हो तो बच्चों रिपल्शन होता है, ठीक है। देखो, इफ एडेड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द एटम, रिपल्शन अकर। रिपल्शन होता है क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे एटम पे उतना ज्यादा आपको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। और रिपल्शन का मतलब होता है बच्चों अट्रैक्शन फोर्स का उल्टा, है ना, रिपल्शन। तो क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उस एटम के अंदर नहीं जाता है, रिपल्शन है। रिपल्शन मतलब जो एटम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो रिपल्शन का मतलब मोर डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, ये तो हुआ। और जितना ज्यादा डिफिकल्ट किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को डालना होता है उसमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी हमें देनी पड़ती है क्योंकि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो एनर्जी इज टू बी सप्लाइड, दिख रहा है पूरा, यहां इधर इधर लिखता हूं, है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। एनर्जी टू बी सप्लाइड, और बच्चों एनर्जी टू बी सप्लाइड का मतलब क्या होता है, एनर्जी हम देंगे तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सीधी सी बात है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा EGH पॉजिटिव होता है, समझ के बात मेरी, ठीक है। तो हमेशा बच्चों किसी एटम को आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चलो वो नेगेटिव हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन उसी एटम को जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हो तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो जो नया इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो उस पर भी रिपल्शन लगेगा। तो जितना ज्यादा जो है उस पर रिपल्शन करेगा तो उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए, ये तो हुआ, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, आप इस समय एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय निकालने के लिए। तो इसीलिए जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एटम की हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करना पड़ता है, समझ गए बात मेरी, ठीक। तो ये हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखो, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कब एनर्जी रिलीज होगी, और कब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और कब एनर्जी कम रिलीज होगी, इसको देखो, ठीक है। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, सपोज हमारे पास है फ्लोरीन और दूसरा एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, जो फ्लोरीन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ये तो हुआ ना, और जो ऑक्सीजन है उस पर भी अट्रैक्शन फोर्स है लेकिन फ्लोरीन से कम है। तो बच्चों इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम। तो जिस एटम पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा। अट्रैक्शन फोर्स पहले से है तो इलेक्ट्रॉन को घुसाना आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन को घुसाना मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी। यानी ये एटम फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करेगा। तो कहानी यही है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है या आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, लेकिन जिस एटम को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है वहां पर एनर्जी कम रिलीज होगी, और वो कम 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 करते कहां तक चली जाएगी, पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी।
तो जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन को देने में या इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने में होगी, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कब रिलीज होगी और कब एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये सारा खेल बच्चों अट्रैक्शन और रिपल्शन का है पूरा के पूरा। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ, ये तो पूरा हो गया सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन ए पीरियड। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर पहले लिख दीजिए व्हेन गोज टू लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। ध्यान रखना, विल बी मोर नेगेटिव, यानी मोर नेगेटिव का मतलब होता है मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ये तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। ध्यान रखना है ना, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव, ये चीज। लेस नेगेटिव का मतलब कम एनर्जी रिलीज, मोर नेगेटिव का मतलब मोर एनर्जी रिलीज। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा देखो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद है कार्बन, कार्बन के बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -83, यहां पर है -122, यहां पर है -141 और यहां पर है -328। ठीक है भाई, अब देखो लेफ्ट टू राइट है, देखो माइनस बढ़ रहा है, यानी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या होता है, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, रीजन क्या है बच्चों, देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या होता है, साइज छोटा होता है, डिक्रीज साइज, ये तो हुआ। ठीक, और जब बच्चों किसी एटम पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा। ये तो हुआ ना, पहले से अट्रैक्शन फोर्स है, ये खींच रहा है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से खींच लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, इजी एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एटम। देखो इजी एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एटम, जितना आसान आसान होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड करना। ठीक है, तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और बच्चों जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो ये सारा खेल किसका, अट्रैक्शन फोर्स का। एटम पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, आप इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो जितना आसानी से खींच लेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं इन्हें ग्रुप, है ना, ऊपर से नीचे, तो क्या होना चाहिए भाई, कम होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो सेकंड हमारे पास है इन ए ग्रुप, है ना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक, चलो तो पहले लिख लो, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, व्हेन गोज टू टॉप टू बॉटम डेल्टा EGH विल बी लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, है ना। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो डेल्टा EGH की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है, लेस नेगेटिव। इसका मतलब लेस एनर्जी विल बी रिलीज, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, है ना, कम से कम एनर्जी रिलीज होगी।
रीजन और विद एग्जांपल्स। ठीक, अब मेरे पास कुछ एग्जांपल है, पहले उसको लिखा देते हैं, है ना। तो देखो, तो हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, ऊपर से नीचे आ रही। ठीक है, अच्छा, लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों, यहां पर है -60, यहां पर होती है -53, यहां पर है -48 और -47। ठीक है, देखो लिथियम से लेकर रुबिडियम की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव की वैल्यू कम हो रही है, लेस एनर्जी। तो बोलने का मतलब है जितना कम नेगेटिव होगा उतनी कम एनर्जी निकलेगी। ठीक, रीजन देखो, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बच्चों क्या होता है, साइज बढ़ता है, इंक्रीज साइज ऑफ एटम। ठीक है, और जब मैंने आपको बोला था कि साइज ऑफ एटम क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पर जो है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा बच्चों, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ रहा है। और जब रिपल्शन बढ़ता है तो क्या इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, नहीं, मुश्किल होता है। ठीक है, तो मोर डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्ट गेन कराना होता है एनर्जी उतनी ही कम निकलती है। ठीक है, तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव ऑफ डेल्टा EGH। ठीक, बस कहानी यही है, अगर किसी एटम पर रिपल्शन है तो एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, तो जो है एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर कंसेप्ट, तो नोट करो जरा ये फटाफट। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से चेंज होती है और वो किस पर डिपेंड करता है। तो दो ही फोर्स हमारे पास है, एक हमारे पास रिपल्शन फोर्स है और दूसरा हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छा अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH ऑफ हैलोजेंस यानी 17th ग्रुप के एलिमेंट, है ना बच्चों। अच्छा, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन की अभी बताई थी -328, यहां पर -349 और यहां पर -325 और यहां पर होती है -295। ठीक है बच्चों, ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है। अच्छा, अब थोड़ा और दिख रहा है इसमें, कुछ क्या और दिख रहा है, देखो जरा। जनरली अभी मैंने बोला ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है, लेकिन बच्चों यहां देखो क्लोरीन की तो ज्यादा हो रही है फ्लोरीन से, जबकि होना क्या चाहिए था, ऊपर से नीचे घट रही है तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, बस यही एक्सेप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हैलोजन का ऑर्डर देखें हम तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई ध्यान रखिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई रखता है तो वो क्लोरीन एटम है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है पूरे ऑल ओवर ग्रुप में। ठीक है, और 17 ग्रुप में भी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहले क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब रीजन क्या है कि क्लोरीन ज्यादा क्यों हो गया और फ्लोरीन कम क्यों हो गया, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। देखो बच्चों, जो यहां पर जो रीजन है वो है साइज का, बस ये ध्यान रखना आपको, साइज। अब साइज से क्या फर्क पड़ा, देखो जो फ्लोरीन है उसका साइज इतना छोटा है और जो क्लोरीन है उसका साइज बड़ा है, मालूम है ना आपको। क्लोरीन में 3 ऑर्बिट है, 2 8 7 और यहां पर है 2 and 7,
है ना। तो 2 ऑर्बिट हैं तो साइज छोटा है, 3 ऑर्बिट है तो साइज बड़ा है। चलो मैं ऑर्बिट बना लेता हूँ। ये 3 ऑर्बिट हो गए, ये 2 ऑर्बिट हो गए, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। अब बच्चों फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होने की वजह से, देखो स्मॉल साइज, छोटा होने की वजह से यहां पर कुछ हद तक रिपल्शन होता है, रिपल्शन अकर। देखो इलेक्ट्रॉन अगर पास पास रहेंगे, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, तो वहां पर रिपल्शन होता है, थोड़ा सा रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन फोर्स तो है ही, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सा रिपल्शन होता है। और बच्चों इस लिटिल रिपल्शन देख लेते हैं ना, इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय क्लोरीन के, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोर डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन देन क्लोरीन, है ना, देन क्लोरीन एटम। मतलब यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्लोरीन और फ्लोरीन का, बस ध्यान रखिए, है ना। तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो केवल क्लोरीन और फ्लोरीन का हो रहा है। तो यहां पे जो फ्लोरीन है वो ज्यादा बड़ा है, सॉरी क्लोरीन ज्यादा बड़ा है फ्लोरीन से, तो यहां पे लेस रिपल्शन होगा। तो बच्चों लेस रिपल्शन होता है तो क्या होता है, लेस डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये बस रीजन है, फ्लोरीन छोटा है क्लोरीन बड़ा है, दोनों को कंपेयर किए तो, ठीक है। फ्लोरीन छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास पास है, इलेक्ट्रॉन पास पास होने की वजह से रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना। क्लोरीन और फ्लोरीन की अगर हम तुलना की जाए तो फ्लोरीन में थोड़ा रिपल्शन है, क्लोरीन में कम रिपल्शन है। तो अगर दोनों को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन में रिपल्शन कम है। तो दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा एनर्जी किसमें निकलनी चाहिए, क्लोरीन में, बस यही फर्क है। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, दैट्स फाइन। नोट करो जरा फटाफट, समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि कुछ एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है ना। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसा एटम है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम एटम्स हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। चलो, और कौन कौन से एटम है नोट कर लो। एक तो हमारे पास है बच्चों बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा होते हैं नोबल गैसेस। सारे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, नोट कर लो फटाफट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैस, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान रखिए। बाकी सब एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखो बेरिलियम हमने यहां पर लिखा, नाइट्रोजन हमने यहां पर लिखा, मैग्नीशियम हमने यहां पर लिखा, नोबल गैस में अलग से करूंगा। तो बच्चों बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 एंड 2s2। पहले बेरिलियम देखते हैं, है ना। अच्छा, अगर जब आप बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, ऐसा हो जाएगा, है ना, p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बच्चों क्या लग रहा है आपको, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल। देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में ही इनका रीजन छुपा हुआ है, लेस स्टेबल। देखो यानी बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसकी नॉर्मल स्टेट में वो ज्यादा स्टेबल है, और जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये लेस स्टेबल हो जाता है। तो जब बच्चों कोई चीज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाती है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। आप चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब हम चीजों को डिस्टर्ब करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। सेम केस नाइट्रोजन में भी, नाइट्रोजन में 7 1s2 2s2 2p3 और यहां पे आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है ये कम स्टेबल है और जो पहले था वो ज़्यादा स्टेबल था। तो बच्चों मोर स्टेबल से आप लेस स्टेबल कर रहे हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रेदर देन एनर्जी रिलीज। समझ के बात मेरी। सेम कंसेप्ट मैग्नीशियम के साथ भी है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 2 4 6 10 2 12। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये मोर अनस्टेबल और ये स्टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक, सेम कंसेप्ट नोबल गैस में भी होता है। नोबल गैस जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 या 2 8 8 इस तरह होता है। तो नोबल गैस जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नोबल गैसेस हैव मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है। और जब आप 1 इलेक्ट्रॉन एडेड टू अनस्टेबल द एटम, और जब बच्चों आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हो तो एनर्जी विल बी सप्लाइड रेदर देन रिलीज। और जब एनर्जी सप्लाई करोगे तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो यहां इन सब में जो इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है, और जब आप इनको एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो इनके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कम स्टेबल होता है। और बच्चों जब आप किसी स्टेबल को अनस्टेबल करते हो तो एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी देनी पड़ती है। और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और बच्चों जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए इन सब एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो नोट करो जरा फटाफट, समझ के बात मेरी। तो ये पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नेगेटिव और पॉजिटिव होने की। ठीक है, लास्ट में एक और चीज इसमें और पढ़नी है आपको। कई बार बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ एक और टर्म्स जुड़ा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको हम AE से हम इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसको हम करते हैं डेल्टा EGH, है ना। दोनों के लिए अलग अलग सिंबल है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तो जो बच्चों डेल्टा EGH है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में AE में 5/2 RT इतना प्लस करने से ये बनता है। और हम बोल सकते हैं जो 5/2 RT है उसकी वैल्यू है 2.47 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू है उसकी। यानी बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में केवल इतनी एनर्जी का डिफरेंस है। तो एनर्जी डिफरेंस ये है ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम होता है, वेरी लेस। तो कई बार हम इसको छोड़ ही देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज है।
तो जो भी हमने अपनी बात की थी वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात कर सकते हैं, लेकिन रियल में इन दोनों में इतना एनर्जी का गैप होता है। ठीक है, तो बस यही है, कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आ जाता है, दोनों शब्द एक जैसे हैं, उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होती है, क्या बढ़ती है, किस तरह से, पूरा के पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।